वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अभी हम स्टार्ट करेंगे जो कुशिंग सिंड्रोम क्या होती है। ठीक है, ये हमारे पास एंडोक्राइन की जो डिजीज़ हमने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 4th सेमेस्टर हम BCN में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन कुशिंग सिंड्रोम का क्या होते हैं और ये किस हार्मोन की एक्टिविटी की ज़्यादा होने की वजह से होती है। तो ये आपने याद रखना है कि जब हमारे बॉडी में जो ग्लैंड होती है एड्रीनल, ठीक है, तो जब एड्रीनल कॉर्टेक्स की जो हार्मोन होती है वो जब हाइपर हो जाती है तो उस हाइपर होने की वजह से फिर ये कुशिंग सिंड्रोम बन जाती है। ठीक है, तो कुशिंग सिंड्रोम इज़ अ हाइपर फंक्शन ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स काज्ड बाय एन ओवर अबंडेंट ऑफ कॉर्टिसोल। तो कुशिंग सिंड्रोम जो है ये जब ओवर प्रोडक्शन या ओवर अबंडेंस मतलब ज़्यादा मकदार में जब बॉडी में सिक्रीट हो जाती है तो उसकी वजह से कुशिंग सिंड्रोम बन जाती है। ठीक है, इट इज़ क्लासीफाई एज कॉर्टिकोट्रोपिन डिपेंडेंट एंड कॉर्टिकोट्रोपिन इंडिपेंडेंट। देखिए, कॉर्टिकोट्रोपिन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ये है कि अगर एक ये अभी क्लासीफाई हुआ है, ठीक है, नीचे देखें तो विद कॉर्टिकोट्रोपिन डिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम कॉर्टिकल जो हाइपर फंक्शन रिजल्ट फ्रॉम एक्सेसिव कॉर्टिकोट्रोपिन secretion by the pituitary gland. In 80% of cases excessive corticotropin secretion is related to a pituitary adenoma. इस पॉइंट को देखिए, कार्टिकोट्रोपिन जो एसीटीएच हार्मोन होती है वो हमारे पास मेनली पिट्यूटरी से ही रिलीज़ होती है नॉर्मली। ठीक है, तो जब पिट्यूटरी में कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, एडिनोमा मीन जो बेनाइन ट्यूमर बन जाती है, तो उस बेनाइन ट्यूमर से जब ज़्यादा प्रोडक्शन होती है ना चीज़ के ACTH के, और ACTH रिस्पॉन्सिबल है कि वो आपके जो कॉर्टिसोल लेवल होती है वो इंक्रीज़ कराया जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए स्टूडेंट। फिर क्या है कि 80% जो हमारी ग्लैंड होती है, ठीक है, तो वो पिट्यूटरी से ही मसला बन जाती है कुशिंग सिंड्रोम में। ठीक है, फिर क्या है कि दूसरी नंबर पे हम बात करते हैं कि जो इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट का मकसद ये है कि विद कॉर्टिकोट्रोपिन इंडिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम कॉर्टिसोल हाइपर फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ कॉर्टिकोट्रोपिन, मतलब वो एसिडीज पे डिपेंड नहीं कराते, मतलब किसी और जगह में मसला है, पिट्यूटरी में मसला नहीं है। ठीक है, हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल आर क्या है, ठीक है, तो फिर किसी और चीज़ में मसला है। तो रेगुलेशन हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल आर काज बाय अ न्यू फ्लाज्म इन द एड्रिनल कॉर्टेक्स आइसोलेट्स सेल्स ट्यूमर। देखिए, जब नॉर्मली किस चीज़ में, जब एड्रिनल ग्लैंड की जो सेल्स होती है, जब उसमें कोई भी एबनॉर्मल ट्यूमर वगैरह आ जाती है उसकी सेल्स में, तो फिर उससे जब ज़्यादा कार्टिसोल लेवल प्रोड्यूस होती है ना, तो उसको हम कार्टिकोट्रोपिन इंडिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम कहेंगे। अभी समझ आया ना कि कार्टिकोट्रोपिन डिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम वो सिंड्रोम होती है जो कि पिट्यूटरी से जब एबनॉर्मलिटी आ जाती है और एसीटीज जो हार्मोन है ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। जब एसीटीज ज़्यादा होंगे तो फिर आपकी जो कार्टिसोल लेवल होती है वो भी ज़्यादा होंगे। और जो कार्टिकोट्रोपिन इंडिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम है, तो उसका मकसद ये है कि उसकी जो एड्रिनल ग्लैंड है उसमें कोई मसला है, इसकी वजह से मतलब न्यूप्लाज्म एबनॉर्मल ग्रोथ वगैरह है, इसकी वजह से ज़्यादा प्रोडक्शन होती है कार्टिसोल के। फिर आता है कि कुशिंग सिंड्रोम में भी काज बाय एबनॉर्मल कार्टिसोल जो क्या है, प्रोडक्शन आर एक्सेसिव कॉर्टिकोट्रोपिन स्टिमुलेशन मीन्स स्पॉन्टेनियस जो डिसऑर्डर होती है, और अ लॉन्ग टर्म ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सच एज प्रेडिसोन एंड एडमिनिस्टर एथरोजेनिक डिसऑर्डर। तो देखिए, कुशिंग सिंड्रोम और काजेज़ भी हो सकते हैं कि ज़्यादा प्रोडक्शन को जो कार्टिसोल होती है उसकी हो जाती है किस चीज़ के, कि अगर वो ख़ुद बहुत जो है एसिडीज आपके बॉडी में ज़्यादा बन रहा हो, उसकी वजह से भी हो सकती है कुशिंग सिंड्रोम। और दूसरी ये कि अगर एक पर्सन ऐसा हो कि वो लॉन्ग टर्म जो है वो जो ड्रग्स है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड वो यूज़ करा रहा है, और कौन से ड्रग की जो प्रेडिसोन्स होती है, ठीक है, ये हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स है। ठीक है, फिर क्या है कि अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, एडमिनिस्ट्रेशन मीन जो डॉक्टर की गलत या एरर होने की वजह से जो उसकी एड्रिनल ग्लैंड ख़राब हो जाती है और फिर हाइपर प्रोडक्शन करा देती है ना कॉर्टिसोल के, तो उसकी वजह से भी हो सकती है। फॉर पेशेंट्स विद दिस डिसऑर्डर
जो है मतलब कि जब पेशेंट की ये डिसऑर्डर होती है तो एक्सेसिव कॉर्टिसोल लीड टू एक्सेसिव ग्लूकोज प्रोडक्शन and interference with the cell ability to use insulin, sodium retention, potassium excretion and protein जो है ब्रेकडाउन अकर। ठीक है, तो देखिए आपको पता है जब आपके बॉडी में कॉर्टिसोल की लेवल ज़्यादा जब बन जाती है ना, तो उसकी वजह से आपकी मेटाबॉलिज्म भी ज़्यादा होगी। तो आपकी मेटाबॉलिज्म की ज़्यादा होने की वजह से आपकी ग्लूकोज भी ज़्यादा बनेगा। जब ग्लूकोज ज़्यादा बनेगा तो फिर क्या होगी, आपकी उसकी जो इंसुलिन एक्टिविटी होती है, तो जब ग्लूकोज ज़्यादा होंगी और इंसुलिन कम होगी तो फिर तो मसला बनेगा ना। तो इसीलिए फिर वो जो सोडियम रिटेंशन होती है और जो पोटाशियम एक्सक्रीशन बना देती है। ठीक है, तो जो सोडियम रिटेन करेगा तो सोडियम जो बीपी है वो राइज़ होगा और जो पोटाशियम है वो एक्सक्रीट करेगा। जब पोटाशियम एक्सक्रीट होगा ना तो फिर क्या होगी, मसला भी बनेगा, उसकी जो मसल है वो भी वीक होंगे और जो प्रोटीन है उसकी ब्रेकडाउन अकर होगी। तो जब ब्रेकडाउन अकर होगी प्रोटीन की तो फिर आपकी मसल तो नहीं बढ़ेगा, आपकी बॉडी वीक होना स्टार्ट हो जाती है। बॉडी फैट्स जो है इट रीडिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द आर्म एंड लेग to the face, shoulder, trunk and abdomen and the immune system become less effective as preventing infection। तो देखिए ये तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ होने की वजह से भी हो सकती है। अगर एक पर्सन ऐसा हो कि वो ज़्यादा कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेते हैं तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेनली जो काज कराते हैं तो वो आपकी जो इम्यूनिटी होती है वो वीक कराते हैं। जब वो वीक हो जाती है ना तो उस वीक होने की वजह से फिर क्या बन जाती है, इन्फेक्शन को ज़्यादा प्रोन होती है। और इस कोशिन सिंड्रोम में जो है क्या आ जाती है, जो सेंट्रल ओबिसिटी आ जाती है। सेंट्रल ओबिसिटी ये होती है कि उसकी जो जितने भी फैट्स वगैरह होती है वो सेंटर में आ जाती है। और जो ये आपने साइंस सेंटर में याद रखना है कि उस कोशिन सिंड्रोम की जो पर्सन होती है उसकी सेंट्रल ओबीस होंगे, सेंट्रल बॉडी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो पेट वगैरह होती है ना, लेकिन उसकी जो पेरिफेरल होती है लेग्स वगैरह या हैंड वगैरह होती है वो थिन होंगी। ठीक है, तो साइन सिम्टम क्या हो सकती है, तो साइन सिम्टम हमारे पास ये हो सकती है कि मसल वीकनेस एंड एट्रोफी में। ठीक है, तो मसल वीकनेस आ जाती है क्योंकि प्रोटीन की हमने पहले बड़ी के ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है। और फिर ये है कि एन एट्रोपी हो जाती है मे अकम्पेन बाय फैट डिपोजिशन ऑन द ट्रंक, तो ट्रंक और एब्डोमेन एंड ओवर द अपर बैक। ठीक है, तो बफेलो हम ये भी इंसिक्यूज के लिए आपने याद रखना है कि कोशिन सिंड्रोम में बफेलो हम आ जाती है, मतलब पेट ज़्यादा अकमुलेट हो जाती है। एंड फेस में उसकी जो मून फेस वो उसकी एक साइन सिम्टम है। ठीक है, फिर आती है कि जो स्किन होती है तो स्किन चेंजेस में इंक्लूड एक्नी आ जाती है, ब्रूजेस आ जाती है, मतलब जो अंडरलाइनिंग ब्लड वेसल है वो थिन हो जाती है। तो थिन होने की वजह से फिर वो रप्चर हो जाती है और ब्लड अंदर जमा हो जाती है तो रेडनेस आ जाती है। फेशियल फ्लशिंग मीन जो उसकी फेस होती है वो बहुत ज़्यादा रेडनेस सा फील होंगी। ठीक है, और ऐसा गोल्ड सा मतलब ऐसी तरह लुब्रिकेंट होगी। ठीक है, तो हाइपर पिगमेंटेशन होगी। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है उसकी प्रोडक्शन होने की वजह से, कॉर्टिसोल प्रोडक्शन होने की वजह से मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होती है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। उसकी जो पीठ में हो साइन सिम्टम स्ट्रा होंगे। स्ट्रा हमारे पास एक ऐसा लाइंस होती है। ठीक है, जो मोस्टली एक पर्सन की या प्रेगनेंसी के टाइम पे उसकी ऐसा मतलब लकीर ऐसा बन जाती है। ठीक है, पर्सन में। फिर क्या है कि एंड थिनिंग ऑफ द स्किन, और उसकी आपने याद रखना है कि थिन स्किन की जो है सिंड्रोम में जो स्किन होती है वो थिन होती है। गायनोमिस्टीशिया में आकर इन मेन। ठीक है, तो उसकी जो मेन की जो ब्रेस्ट होती है वो एनलार्जमेंट हो जाती है क्योंकि पेट की डिपोजिशन है ना। फिर क्या है कि क्लाइटोरियल जो एनलार्जमेंट है, ठीक है, एंड मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी इन वुमेन, तो वुमेन में जो है उसकी जो क्लाइटोरियस होती है जिससे उसकी इरेक्शन हो जाती है तो वो एनलार्ज हो जाती है और उसकी जो मेंसेस होती है वो ख़राब हो जाती है। फिर अदर इफेक्ट में इंक्लूड जो, ठीक है, तो इंक्लूड एरिथमेसिस। ठीक है, उसकी जो कार्डिक मसला है फिर वो क्रिएट होती है कि कार्डिक आउटपुट जो है वो इरेगुलर हो जाती है और एडिमा बन जाती है। उसकी जो ज़्यादातर जो हाइपरटेंशन की वजह से फिर उसकी ब्लड जो है वो बाहर इंटस्टिशियल स्पेसेस में चलेगा तो एडिमा बनेगा। इमोशनल एबिलिटी एंड जीआई जो डिस्टर्बेंस है वो क्रिएट होंगे। हेडेक्स वगैरह होंगे, हेरेसिटिज्म होगी, मीन उसकी जो
एक्सेस हाँ बॉडी हेयर प्रोडक्शन होंगी, इन्फेक्शन होंगी, वर्बल फ्रैक्चर होंगी एंड वेट गेन, वेट चेंज, मीन वेट गेन होंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर हम पढ़ेंगे कि डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट क्या होती है। ठीक है, तो उस कोशिन सिंड्रोम के लिए डायग्नोसिस कौन कौन से होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्या होती है कि जो डायग्नोसिस होती है ना, तो एंड ट्रीटमेंट कि हम किसी तरीके से जो है कोशिन सिंड्रोम को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके ट्रीटमेंट कौन कौन से होंगी। ठीक है, तो द डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट एंड यूरिन प्री जो कार्टिसोल टेस्ट होती है आर स्टैंडर्ड स्क्रीनिंग जो टेस्ट होती है फॉर द कोशिन सिंड्रोम। तो ये दोनों आपने याद रखने हैं एमसीक्यूज़ के लिए कि जो डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट है और दूसरी यूरिन प्री जो कार्टिसोल टेस्ट होती है, ये दो हम उसकी डायग्नोसिस के लिए करवाएंगे ताकि कोशिन सिंड्रोम हमें पता चले जाए। ठीक है, तो फिर क्या है कि जो लेबॉर्ट्री टेस्ट होती है मेशो जो कागुलोपैथी होती है ना एंड जो हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, अगर hypokalemia and hypernatremia increase aldosterone and cortisol level and suppression जो suppress plasma corticotropin level and computerized tomography जो CT scan होती है ना and magnetic resonance जो imaging होती है, MRI होती है and may show a ट्यूमर। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें मतलब उसके लिए हम पर उसकी जो ब्लड की क्लॉटिंग की जो ब्लड क्लॉटिंग का टाइम देखते हैं या इसी तरीके से उसकी जो डाइल्यूशन इफ़ेक्ट होती है ब्लड में। ठीक है, और इसी तरीके से उसकी जो कोशिन सिंड्रोम की ये भी है कि ग्लूकोज की मकदार ज़्यादा होती है ब्लड में, तो हाइपरग्लाइसीमिया देखेंगे। अगर हाइपरग्लाइसीमिया है, ठीक है, तो फिर चांसेस है कि उसको क्या हुआ है, कोशिन सिंड्रोम हो गया है। ठीक है, हाइपोकैलेमिया क्योंकि जो सोडियम की लेवल होती है वो ज़्यादा बॉडी में रिटेन होती है और जो पोटाशियम होती है वो पोटाशियम बॉडी से निकलते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ज़्यादा जो है सोडियम होंगी बॉडी में, टेस्ट में ये आएंगे कि हाइपरन्यूट्रीमिया, सोडियम की लेवल ज़्यादा होंगी और जो पोटाशियम लेवल है वो हाइपोकैलेमिया आ जाएंगे। फिर क्या है कि जो इंक्रीज किस चीज़ के है कि इंक्रीज जो अल्डोस्टेरॉन एंड कॉर्टिसोल लेवल होती है। ठीक है, और इसी तरीके से ये सब एमआरआई और सीटी स्कैन में ये सब चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास गोल क्या है कि मतलब द गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज़ नॉर्मल जो कार्टिसोल क्या है एक्टिविटी है। तो ये हमारा गोल ये होंगे कि जो कार्टिसोल की एक्टिविटी है या कार्टिसोल की अमाउंट होती है वो नॉर्मल में आ जाए। ठीक है, तो उसकी हमारी ये फर्स्ट प्रायोरिटी होंगी। ठीक है, फिर क्या है कि सर्जरी एज यूज अ ट्यूमर एज कॉजिंग कार्टिकोट्रोपिन रिलीज। ठीक है, तो सर्जरी पर हम उसके लिए ट्रीटमेंट करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है, ठीक है, वो ट्यूमर वगैरह जो बना हुआ है, तो फिर हम उसके लिए सर्जरी करवाएंगे। तो सर्जरी में क्या है कि फॉर अ कन्फर्म पिट्यूटरी ट्यूमर को कंफर्म कराते हैं। फिर जब वो कंफर्म हो जाते हैं तो हम ये इसके थ्रू देखिए ट्रांस स्पेनाइडल रिसेक्शन करवाएंगे। ये हम जो स्पेनाइड बोन होती है तो उसके थ्रू जो है एक इसी तरीके से हम सा वो मतलब अंदर करा देते हैं और जो हाइपोथैलेमस में के साथ जो पिट्यूटरी का पार्ट्स है ना, तो वो हम उससे एक पार्ट जो जिस पार्ट में ट्यूमर वगैरह हो तो वो हम मतलब वो हम क्या कर लेते हैं, रिसेक्ट करवाते हैं, रिमूव करवाते हैं। इन इज़ रिकमेंडेड फॉर आ सस्पेक्टेड पिट्यूटरी ट्यूमर कोबाल्ट जो रेडिएशन होते हैं ना आप द पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये हम मुख्तलिफ़ किस्म के पिट्यूटरी ट्यूमर वगैरह हम निकाल देते हैं। ठीक है, फॉर आ कन्फर्म एड्रीनल जो कॉर्टेक्स ट्यूमर। ठीक है, तो बाईलेटरल एड्रीनलेक्टोमी मीन हम अगर एड्रीनल ग्लैंड में कोई मसला हो और हमें पता चला कि एड्रीनल में ट्यूमर वगैरह है तो दोनों ग्लैंड जो है हम क्या कर लेते हैं, से रिमूव करवाते हैं। ठीक है, बायलेटरली मीन दोनों साइड पे जो एड्रीनल ग्लैंड है किडनी के ऊपर वो दोनों रिमूव करवाएंगे। ठीक है, फिर क्या है कि मैं भी डन उसके लिए हम क्या करें, रिमूव कर लेते हैं आफ्टर सर्जरी। फिर हम उसके लिए जो द पेशेंट रिक्वायर्ड लाइफ लॉन्ग कार्टिकोस्टेरॉइड एंड मेनोलोकार्टिकॉइड रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो फिर उसके लिए जो सर्जरी के बाद ज़्यादा टाइम के लिए उसको कार्टिकोस्टेरॉइड और मेनोलोकार्टिकॉइड को एज अ ड्रग्स देना होंगे। ठीक है, फिर क्या है कि ड्रग्स थेरेपी इज़ यूज इफ समथिंग एल्स इज कॉजिंग कार्टिकोट्रोपिन रिलीज। अगर उसकी नॉर्मल रिलीज़ कार्टिकोट्रोपिन एसिटेज नहीं हो रहा हो पिट्यूटरी से तो फिर हम ये क्या ड्रग्स थेरेपी देंगे। मीन कौन कौन से, अमीनो ग्लूटायोमाइड जो है
में तो 10 है, ठीक है। ये सब ड्रग्स हैं, ये हम देते हैं किस चीज़ के लिए, ताकि कार्टिकोट्रोपिन जो हार्मोन होती है वो रिलीज़ हो जाए, ठीक है। अगर कोई मसला हो और वो एसीटेज प्रोड्यूस ना हो तो उसके लिए हम करवाएंगे। फिर क्या है कि जो दूसरी है कि ट्रेलोस्टेन जो है, ठीक है, एंड इंटरफेयर विद द एड्रीनल हार्मोन सिंथेसिस एंड कार्टिकोट्रोपिन प्रोडक्शन। अगर ये ड्रग्स जो हमने अमीनोग्लूकोथायोमाइड जो है ये मिडलेटोटेन है, ठीक है, तो ये अगर ये ड्रग्स हम लेते हैं तो हमारा जो नॉर्मल प्रोडक्शन है वो फिर डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये इंटरफेरेंस करते हैं जो आपकी नॉर्मल नेचुरल प्रोडक्शन होती है। तो ये तो हम उस कंडीशन में देते हैं जब आपकी एड्रीनल ग्लैंड प्रोडक्शन नहीं कराती है, ठीक है। फिर क्या है कि ब्रोमोक्रिप्टेनोडिन जो है या जो साइप्रोहेप्टेडिन इंटरफेयर विद द कार्टिकोट्रोपिन सिक्रीशन, ये भी सिक्रीशन के साथ जो है वो ये दो ड्रग्स हैं, ये कार्टिकोट्रोपिन की सिक्रीशन से इंटरफेयर होती है और उसकी प्रोडक्शन में मसला क्रिएट कर लेते हैं। एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है मतलब सच इज़ द कॉर्टिसोन होती है, डेक्सामेथासोन एंड प्रिडिसोन, ये तीनों जो है हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। तो ये क्या कर लेते हैं कि ये ट्रीट कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेसिया, मतलब अगर एक बाय बर्थ उसकी जो बेबी है उसकी एड्रीनल ग्लैंड इन्फ्लेम हुआ हो, ठीक है, तो फिर उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं किस चीज़ को, ये मतलब कार्टिको जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की जो थेरेपी है फिर हम यूज़ करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये हम फिर करवाते हैं, ये ड्रग्स देते हैं और जो एबनॉर्मलिटी है उसको कम करने की कोशिश करते हैं हम उस ड्रग्स में। तो जो नर्सिंग इंटरवेंशन है कुशिंग सिंड्रोम के लिए तो कौन कौन से हैं कि एनकरेज द पेशेंट टू एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट अल्टर बॉडी इमेज। तो आपने पेशेंट को इनकरेज करना है कि उसकी वजह से फिर क्या होती है कि सेंट्रल ओबेसिटी आ जाती है और जो पेरिफेरल होती है वो थिन हो जाती है बॉडी, ठीक है, जो फिंगर वगैरह होती है वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है। तो आपने उसको इनकरेज करना है कि ये होगी इस डिजीज़ में, आपने उसके लिए प्रॉपर मेडिकेशन देना है, प्रॉपर हेल्थ जो है प्रैक्टिशनर के पास जाना है, ठीक है, और जो मेडिकेशन वो देता है वो आपने टाइमली क्या करना है, लेना है। प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम इंजरी इन रिलेटेड टू लॉस ऑफ बोन मैट्रिक्स एंड एबनॉर्मल फैट डिस्ट्रक्शन की डिस्ट्रीब्यूशन बाय मेंटेनिंग। देखिए क्या होती है कि मेंटेनिंग अ सेफ एनवायरनमेंट, तो आपने उस पेशेंट को इंजरी से बचाना है क्योंकि उसकी जो बोन की मैट्रिक्स होती है जो वो बोन की डेंसिटी ख़त्म हो जाती है। मीन कुशिंग सिंड्रोम में आपकी जो बोन होती है वो ओस्टियोपोरोसिस बन जाती है, तो उस ओस्टियोपोरोसिस होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा जल्दी ब्रेक हो जाती है। तो उससे बचाने के लिए आपने उसको क्या करें, महफूज करना है, ठीक है। टीचिंग हैम हाउ टू यूज़ अ वॉकर एंड कैन, ठीक है, तो आपने उसको जो है ये भी एजुकेट करना है कि आपने किसी तरीक़े से व्हील चेयर वगैरह या जो अमसा वगैरह होती है ना वो कैसे यूज़ करना है। इनकरेज द यूज़ ऑफ वेल फिटिंग शूज़ आर स्लीपर, ठीक है, तो एंड अटेंडिंग टू कंप्लेन ऑफ लोअर बैक पेन एंड जॉइंट पेन, ठीक है, तो अगर शूज़ वगैरह वो पहनते हैं उसके लिए भी आपने इनकरेजमेंट देना है, या कोई भी वो चलते हैं ना तो उसको ये कहना है कि अगर संगमरमर वगैरह ये चीज़ों पे आप चलते हैं ना तो ज़्यादा स्लिपरी एरिया पे आप ना चलें क्योंकि आप गिर ना सकें और आपकी बोन की ब्रेकिंग की चांसेस ज़्यादा होती है, ठीक है। और उसकी अगर कंप्लेन आती है, ठीक है, तो ये भी अटेंड करना है कि लोअर बैक के पेन वगैरह, ठीक है, तो फिर आपने उसके लिए बेल्ट वगैरह ये चीज़ों की क्या करना है, बंदोबस्त करना है, ठीक है, और प्रोवाइड करना है ताकि पेन वगैरह ख़त्म हो जाए। प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम इंजरी रिलेटेड टू easy bruising एंड प्रोटीन वेस्टिंग बाय अवॉइडिंग अननेसेसरी वेनोपंक्चर, ठीक है, यूजिंग फेफर टेप फॉर ड्रेसिंग चेंज, ठीक है, अवॉइड वो देखिए आपने क्या करना है कि पेशेंट की इंजरी से रिलेटेड जितनी भी प्रोटेक्शन है वो आपने देना है क्योंकि उसकी जो ब्लड वेसल होती है वो थिन हो जाती है, उसकी जो स्किन होती है वो भी थिन हो जाती है, उसकी वजह से ज़्यादा चांसेस होती है कि ब्रेक हो जाए ब्लड वेसल, ठीक है, तो ये आपने ख्याल रखना है। और जो प्रोटीन वगैरह तो आपको पता है कि उसकी वेस्ट हो रही है, तो प्रोटीन की वेस्टिंग और उसकी मिसल की वीकनेस की वजह से भी आपने उसको क्या करना है, जो अननेसेसरी वीन पंक्चर है, मतलब आग एक पर्सन बार बार पंक्चर करते हैं और उससे ब्लीडिंग वगैरह होती है तो उसको भी आपने अवॉइड कराना है, ठीक है।
और आपने जो ड्रेसिंग आप करते हैं तो उसके दौरान आपने पेपर टेप जो वगैरह ये चीज़ें यूज़ करना है, ठीक है। प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखना है, मकसद यही है कि अवॉइडिंग ओवर इन्फ्लेमेशंस ऑफ द ब्लड प्रेशर, बेबी कप, कीपिंग द skin clean and dry, and using a convalescent foam mattresses, a water mattresses, and an air bed जो फॉर अ पेशेंट विद अ स्किन ब्रेकडाउन, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है कि मुख्तलिफ, अगर आप बीवी कप यूज़ करते हैं फिर आपने उसकी जो स्किन होती है, स्किन थिन होती है, वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। तो आपने उसकी साफ जो है बीवी कप अच्छी तरीके से रखना है ताकि मसला क्रिएट ना हो, ठीक है। और आपने क्लीन करना है, ड्राई करना है, ठीक है। फिर क्या है कि ताकि ब्रेक डाउन स्किन की ना हो जाए, ठीक है, मकसद यही होगा। प्रोवाइड अ केयर रिलेटेड टू लिमिटेड मोबिलिटी, मसल वीकनेसेस, मसल ब्रेक डाउन, ठीक है, या मसल वीकनेस रिजल्ट फ्रॉम द प्रोटीन कैटाबॉलिज्म बाय प्लानिंग रेस्ट पीरियड, ठीक है। तो आपने उसकी जो लिमिट मोबिलिटी प्रोवाइड, मतलब आपने लिमिटेड जो है वो मोबिलिटी करना है, क्योंकि आपकी जो प्रोटीन है उसकी कैटाबॉलिज्म हो रही है उसी वजह से, क्योंकि हाइपर कंडीशन है ये, ठीक है। हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म और हाइपर जो एड्रिनल ग्लैंड है वो ज़्यादा अपना मेटाबॉलिज्म प्रोडक्शन करवाते, ठीक है। तो जब हाइपर प्रोडक्शन एड्रिनल ग्लैंड होगा तो उससे ज़्यादा हार्मोन रिलीज होगा, तो मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होंगे। इनकरेजिंग रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज या डेली मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज एंड रिपोर्सिंग रिफ्रेनिंग द पेशेंट फॉर फिजिकल थेरेपी इट नीडेड, ठीक है। तो आपने उसके लिए जो है मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइज वगैरह रिकमेंडेड करना है ताकि उसको जो है वो क्या हो जाए, प्रॉपर क्या सेहत रिकवर हो जाए, ठीक है। फिर आपने जो इंटरवेंशन है तो प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम इन्फेक्शन रिलेटेड टू डिक्रीज एमोनियम फंक्शन बाय यूजिंग स्ट्रैक एसेप्टिक टेक्निक्स विच अप्रोप्रिएट एंड डिस्करेजिंग एल फैमिली मेम्बर फ्रॉम विजिटिंग द फैशन, ठीक है। तो आपने उसको प्रोटेक्ट करना है कि जो कोई भी वो तो स्टीरॉयड लेता है, इस कंडीशन में जब वो स्टीरॉयड लेता है तो उसकी इम्यून सिस्टम वीक होती है और ज़्यादा चांसेस होती है ताकि उसको डिजीज़ लग जाए, तो आपने उसको भी अवॉइड करना है, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने हाइजीन का ख्याल रखना है। जब आप हाइजीन का ख्याल रखते हैं तो डिज़ीज़ वगैरह की लगने की चांसेस फिर कम हो जाती है। और जो पेशेंट की मेंबर उसकी मतलब मिलने के लिए आते हैं ना, तो फिर उसको क्या करना है, मतलब जो स्ट्रिक्स फॉलो करना है, मार्क्स वगैरह ये चीज़ों फॉलो करना है, ठीक है। फिर कह रहा है कि प्रोवाइड पोस्ट ऑपरेटिव केयर आफ्टर एड्रेनेक्टोमी, अगर एड्रेनल ग्लैंड वगैरह रिमूव किए हुए हैं तो फिर उसने जो है वो आपने केयर करना है, ठीक है। फिर क्या है कि जो इंक्लूडिंग मॉनिटरिंग वाइटल साइन, ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड की प्रीक्लिनिकली वाइटल साइन आपने लिए हैं कि उस पेशेंट के इंश्योरिंग एडुकेट पेन रिलीव एंड फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट, ठीक है। पेन जो मेडिकेशन है उसकी ये भी मॉनिटरिंग करना है और जो फ्लूइड है उसकी इनटेक और टेक को भी मेंटेन करना है। एंड मॉनिटरिंग फॉर कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया एंड साइन ऑफ एड्रिनल क्राइसिस, ये सब चीज़ें आपने देखना होंगे, ठीक है, ताकि हाइपोग्लाइसीमिया में पर्सन ना चला जाए। फिर हमारे पास क्या है कि जो एडमिनिस्टर रिप्लेसमेंट ऑफ मेडिकेशन प्रेस्क्राइब एंड फेमिलियर विद द एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। तो फिर आपने जो वो मेडिकेशन देना है ताकि एडवर्स इफेक्ट वगैरह उसकी कम हो, ठीक है, और उसकी जो डिजीज़ है उसके साथ फेमिलियर हो तो कोई मसला क्रिएट ना कर जाए, ठीक है। फिर सजेस्ट द पेशेंट रेप अ मेडिकल आइडेंटिफिकेशन बैंड, तो उसकी जो मेडिकल आइडेंटिफिकेशन बैंड होती है, मतलब उसकी नेम वगैरह, उसकी डिजीज़ वगैरह के प्रोसेस, तो आपने ज़रूर उसको लगाना है, क्योंकि अगर एक नर्स आ गया और उसकी जो है वो ब्रेथलेस नहीं है, जो उसकी नेम वगैरह होती है तो वो नहीं है, तो फिर वो कहाँ से उसकी आइडेंटिफिकेशन करवाएं। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए जो ब्रेथलेट्स हैं या आइडेंटिफिकेशन बैंड उसको हम दे सकते हैं, ठीक है, तो वो हम ज़रूर लगाएंगे, ठीक है, ताकि सही मेडिकेशन सही पेशेंट को चला जाए। फिर टीच द पेशेंट एंड हैज़ फैमिली अबाउट द डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट, तो फिर अपने ट्रीटमेंट जो है प्रोसेस उसको बयान करना है ताकि उसकी स्ट्रेस वगैरह कम हो जाए, ठीक है, उस पेशेंट को भी और उसकी जो अटेंडेंस है घर वाले है, ठीक है। तो ये अभी हमने कुशन सिंड्रोम ख़त्म किया है, ठीक है। फिर इंशाल्लाह और जो डिजीज़ है एंडोक्राइन सिस्टम के, ठीक है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर, ठीक है, HN2 4 सेमेस्टर। तो अगर आपके मिनट से नीचे रहमत पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पर वक्त पहुँचे।